नमस्कार, मैं सुनील आइडियल ट्यूटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हिंदी की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवियों में मैथिली शरण गुप्त जी का नाम सर्वोपरि है। आज का चैप्टर है किरणों का खेल, जिसे कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि से सुशोभित किया गया था, राष्ट्रवादी कवि थे। यह किरणों का खेल एक प्राकृतिक विषयक कविता है। इस कविता में उस दृश्य को दिखाने का कोशिश किया गया है जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास पर थे और पंचवटी में थे। पर्णकुटी के अंदर राम और सीता सोए हुए हैं और लक्ष्मण एक प्रहरी के तरह उस पंचवटी में अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। रात का दृश्य है। उस प्राकृतिक दृश्य को कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने दिखाने का प्रयास किया है कि उस पंचवटी की सुंदरता क्या थी, उस समय प्रकृति का दृश्य क्या था, प्रकृति कैसी थी। तो चलिए सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे इस कविता का पठन। कविता का पठन एक महत्वपूर्ण अंग होता है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है औनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृण के नोकों से, मानो झूम रहे थे तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है या है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिश। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर देता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे नया रूप झलकता है। इस प्रकार कवि उस पंचवटी के अंदर जो दृश्य बने हैं उसका गुप्त जी ने इतना सुंदर चित्रण किया है। देखिए, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी अंबर तल में। पहले कठिन शब्दों को देख लेंगे। चारु सुंदर, चंद्र चंद्रमा, किरण प्रभा रश्मि, थल धरती, अवनी पृथ्वी, अंबर आकाश। कवि यह कहते हैं कि सुंदर चांद के चंचल किरणें, उसकी रश्मि, उसकी प्रभा पूरे जल और थल में बिखरा हुआ है, और उसकी साफ सुथरी चांदनी, स्वच्छ चांदनी धरती से लेकर के आसमान तक फैली हुई है। फिर आगे कहते हैं पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से। पुलक खुशी, अपने खुशी खुशी, हरित हरे रंग का, तृण तिनका, तरु पेड़, मंद धीरे धीरे, पवन हवा। धरती अपनी खुशी का इजहार हरे हरे तिनकों के नोकों के द्वारा अपनी खुशी का इजहार करता है। मतलब इस धरती पर जब खुशहाली रहती है तो ये पृथ्वी हरा भरा रहता है। यहां पर कवि प्रकृति में फैले हुए सौंदर्य का चित्रण किया है। यहां पे गुप्त जी की भाषा खड़ी बोली है, अनुप्रास अलंकार है, रस श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य है। आगे कवि क्या कहते हैं देखिएगा। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृण के नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद हवा के झोंकों से। कवि यहां कठिन शब्दों को देख लेंगे। पुलक खुशी, हरित हरे रंग का, तृण तिनका, तरु पेड़, मंद धीमा, पवन हवा। तो अब यहां पर कवि कहते हैं कि यह धरती हरे हरे घासों के तिनकों के द्वारा अपने खुशियों को दिखा रहा है, खुशियों को बता रहा है, और पेड़ पौधे जो मंद हवाएं चल रही हैं उसमें झूम झूम करके अपनी खुशियों को प्रकट करने का प्रयास कर रहा है। फिर कहता है कवि, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह,
है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। कठिन शब्दों को देखेंगे। स्वच्छ साफ, निस्तब्ध शांत, निशा रात, स्वच्छंद मनचाहा, सुमंद शीतल सुगंध, गंधवा सुगंधित हवा, निरानंद बिना आनंद के। इसकी चांदनी बहुत ही स्वच्छ है, निर्मल है, शीतल है और रात निस्तब्ध है, शांत है। सुगंधित हवाएं स्वतंत्र रूप से धीरे धीरे चल रही है, जिससे ऐसा कोई दिशा नहीं है जहां आनंद न हो। यानी 10 दिशाओं में आनंद फैला हुआ है। फिर आगे कवि कहते हैं, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। अब यहां देखेंगे नियति, नियति नटी कहा गया, प्रकृति रूपी नर्तकी, नटी कहा जाता है नर्तकी को। कार्यकलाप गतिविधि क्रियाकलाप। कहता है कि उतना शांत है, शांत चित पड़ा हुआ है, रात है, मंद मंद हवाएं चल रही हैं, लेकिन प्रकृति अपने क्रियाकलाप को, अपने गतिविधि में लगी हुई है, उसका कार्यकलाप चल रहा है, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। यहां पर कवि उस रात के दृश्य का वर्णन करते हुए यहां प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। इस पूरे कविता में इनकी भाषा खड़ी बोली है। छंद मात्रिक छंद है, अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार दोनों है। रस शांत रस है, शैली भावात्मक है। फिर आगे कवि कहते हैं, है बिखर देती वसुंधरा मोती सबके, सोने पर रवि बटोर देता है उनको सदा सवेरा होने पर। पहले कठिन शब्दों को देखें। वसुंधरा धरती, मोती मुक्ता, रवि सूर्य। कवि यहां क्या कहते हैं, सब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी के ऊपर मोती के जैसे ओस के बूंद बिखर जाते हैं, और जैसे ही सुबह होता है वैसे ही सूर्य अपने ताप के द्वारा उन मोती जैसे ओस के बूंदों को वाष्पित कर लेता है, यानी उन्हें हरण कर लेता है, उन्हें चुरा लेता है। यहां कवि कहते हैं, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप झलकता है। कठिन शब्दों को देखेंगे। विरामदायिनी विराम देने वाली, संध्या मतलब शाम। कवि यहां कहते हैं कि जब सबके सोने के बाद पृथ्वी मोती के जैसे ओस की बूंदें इस चारों तरफ फैला देता है और सूर्य अपने ताप से उन्हें वाष्पित कर लेता है, उनका हरण कर लेता है। विरामदायिनी संध्या यानी विराम देने वाली संध्या को मोती की जैसे ओस की बूंदों को तारों के रूप में दे जाता है। मतलब जैसे ही संध्या होती है तो उन मोतियों को तारों के रूप में संध्या को दे देता है, और शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप झलकता है। शून्य का अर्थ होता है आकाश। तो सांवले रंग का आकाश, तनु, तन से तनु आया है, तन मतलब शरीर। सांवले रंग के आकाश मोती के जैसे तारों से नया रूप झलकता है, सौंदर्य से सुशोभित हो जाता है। इस प्रकार कवि यहां कहना चाहते हैं कि रात में चांद अपनी स्वच्छ चांदनी से संपूर्ण पृथ्वी को सरोवर कर देता है, वहीं सूर्य अपनी किरणों के जादू बिखेर कर संसार को उजाला फैलाता है। प्रकृति न हार मानती है न थकती है। यहां पर प्राकृतिक वर्णन में मानवीकरण किया गया है। संध्या, सूर्य और पृथ्वी का मानवीकरण किया गया है। अतिशयोक्ति अलंकार है, शैली वर्णात्मक है, प्रसाद गुण है, श्रृंगार रस है और मात्रिक छंद है। यहां पर कवि प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किए हैं। उस पंचवटी की सुंदरता क्या है इसको दिखाने का प्रयास किए हैं। आज का यह क्लास अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें
इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न पूछें, मैं उसका निदान करने का कोशिश करूंगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार और आपका दिन शुभ हो।